नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं बयानों की बाजीगरी। दरअसल चुनाव हो और चुनाव का माहौल हो, चुनाव का परिदृश्य हो, और ऐसे में किसी भी एक बयान पर वार या पलटवार ना हो तो लगता ही नहीं कि चुनावी परिदृश्य है। इसके पहले के भी हमने कई चुनाव देखे हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की ओर से दिए गए एक बयान को पूरी तरह से भुनाने की कवायदें की हैं, कोशिशें की हैं, और यह अलहदा विषय है कि उन प्रयासों का, उन कोशिशों का क्या परिणाम रहा है। लेकिन अभी जिस बयान पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बयान शक्ति पर केंद्रित है। शक्ति पर दिया हुआ राहुल गांधी का बयान, और उस बयान के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन और पलटवार। लोगों ने कहा कि ये शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं, शक्ति का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं शक्ति का उपासक हूं। और अब जैसा कि हमने देखा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कि जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात उसमें समाहित की, पूरे देश में और खासतौर से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली के नाम पर एक कैंपेन शुरू किया। और अभी राहुल गांधी का जो बयान आया कि नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं और वो शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के उस बयान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने के लिए उन पर पलटवार किया है और ये कोशिश की है, ये बताने की, ये जताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी ना तो सनातन को समझते हैं, ना हिंदुत्व को समझते हैं और ना लोकतंत्र को समझते हैं। अब एक नई बयानों की बाजीगरी पर चल रही है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। इसी विषय पर हम भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक कौशल किशोर चतुर्वेदी जी। कौशल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक राममोहन चौकसी जी हमारे साथ हैं। राममोहन चौकसी जी, आपका स्वागत है। और अजय श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा कि बयानों की बाजीगरी दिखाई जा रही है। एक बयान आया, उन्होंने किस परिदृश्य में वो बयान दिया कि नरेंद्र मोदी मुखौटा है, वो शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी है, या फिर ईवीएम पर निशाना साधते हुए कहा, सीबीआई को कहा कि ये शक्ति के केंद्र और उनका मुखौटा नरेंद्र मोदी है। उस शक्ति को, उस पावर को नारी शक्ति से, आदि शक्ति से जोड़ करके जिस तरह से धर्म में उस वातावरण को परिवर्तित किया गया, आपको लगता है कि चुनाव के परिदृश्य में ये चीजें जाहिर हैं या फिर जनता की बातें होना चाहिए? मोटे तौर पर सबसे पहले तो राजनेताओं को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए जी। वो किस संदर्भ में क्या कह रहे हैं और कौन सा शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है कि आपका आशय किसी शब्द से था, लेकिन वो शब्द किस अर्थ में लिया जाता है। स्वाभाविक रूप से शक्ति का अर्थ भारत में देवी के लिए लिया जाता है। बराबर। ठीक है कि उन्होंने उसका आशय कुछ और रहा होगा, तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं जो आस्था के या चर्चित शब्द हैं उनको बचा करके शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश संसार में सबसे बड़ा शब्दकोश, कोई दूसरा शब्द आप उपयोग कर लेते, ये बात हुई। दूसरा, पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि मुद्दे की बात कम होती है, जनता के हित की बात कम होती है, केवल आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अब ये धीरे धीरे करके इतना बढ़ेगा, मान करके चलिए कि सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। केवल आरोप प्रत्यारोप, बात पकड़ करके बात को कहना, वो एक दूसरे की छवि भंग करना। मोदी जी के विरुद्ध तो पिछले 20 वर्षों से उनकी छवि को भंग करने का जो अभियान चल रहा है, उसी के तहत उन्होंने ये वाली बात कही है। तो मोटे तौर पर राजनीतिक दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो राजनेता होते हैं उनका अनुसरण जनता भी करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि राजपुरुषों का अनुसरण सामान्य जन करता है। यदि राजपुरुष गरिमा में भाषा की उपयोग करेगा, अच्छे वाक्य लेगा, अच्छे प्रतीक लेगा, उपमाएं अच्छी देगी, तो स्वाभाविक रूप से समाज का भी स्तर बढ़ेगा, उसका भी सकारात्मक सोच होगा। तो राजनेताओं को सबसे पहली बात तो शक्ति का उपयोग उन्होंने किया, उस शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था, कोई दूसरा शब्द लेना था। लेकिन अगर किया है तो अब वो तैयार रहे हमले के लिए। बिल्कुल, किया है तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहे। शक्ति शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए था। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, क्या ये जो बात है कि उन्होंने जिस आशा में प्रयोग किया, और वास्तव में जिस तरह से हमने जिस विषय पर रखा कि बयानों की बाजीगरी, ये केवल बयानबाजी है कि किसी ने कुछ बयान दिया तो उसे एक बयान को पकड़ लिया, दूसरे दल ने उसके लिए एक परिचर्चा शुरू कर दी, एक ऐसा कैंपेन प्रारंभ कर दिया कि पूरे देश में उसी की चर्चा हो रही है। देखिए, राजनीति में अनुकूलता का सिद्धांत चलता है जी। हर व्यक्ति, हर पार्टी का नेता अपने अनुकूल जो उनका विचार होता है उसको जो है रिफ्लेक्ट करता है जी। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के पहले की बात अगर आपको याद है तो, हाँ मैं चौकीदार हूँ, हाँ
चौकीदार चला, मैं भी चौकीदार लिखने मैं भी लगे लोग। चौकीदार, जी, है ना, जी। या इस बार मोदी का परिवार हाँ, चल रहा है। हाँ, तो राजनीति तो अवसरवादिता का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। जी, और यहाँ पे जब आप देखते हैं कि कोई एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब दूसरे राजनीतिक दल में दूसरी विचारधारा से जुड़ता है तो वो 24 घंटे में अपना पूरा फ्रेम चेंज कर लेता है, पूरी चीज़। सारे आरोप प्रत्यारोप में बदल जाते हैं, प्रत्यारोप आरोप बन जाते हैं। जी, तो राजनीति में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से ये शक्ति की बात आई तो निश्चित तौर से इसमें ये मानना पड़ेगा, देखिए कांग्रेस और भाजपा की जब तुलना होगी जी। तो भाजपा के पास जो माइंड सेट भाजपा का जो है, जी। भाजपा के पास जो विचारक हैं, जो बौद्धिक उनकी संपदा है, हाँ। वो निश्चित तौर से हर चीज को अपने अनुकूल बदल लेती है। हाँ। और वो अनुकूलता जो होती है वो राष्ट्र की संस्कृति को भी दिखाती है, जी। राष्ट्र की विचारधारा को भी दिखाती है, और वो हर मतदाताओं को स्ट्राइक करने में सक्षम होती है। तो इस समय निश्चित तौर से कांग्रेस को खास तौर से ऐसे शब्दों का, किस शब्द का प्रयोग करना है जो कम से कम उनको लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है तो हानि ना पहुंचाए, कम से कम इतना सोच के विचार के जरूर बोलना पड़ेगा। और वो ये जो विचार बयानबाजी की बात है ये निश्चित तौर से उसी तरह ये शक्ति शब्द का जो प्रयोग किया है, और जिस तरह से अब फिर ये शक्ति के ऊपर भी जितना आगे बढ़ रही है कांग्रेस, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं फिर उनको फिर कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि जब शक्ति के ऊपर अपराध की तरह से जो उसको जोड़ा जा रहा है, आपराधिक राजनेताओं से जोड़ा जा रहा है, तो आपराधिक राजनेताओं की कमी ना इस दल में है ना उस दल में है। तो निश्चित तौर से ये भी कहीं ना कहीं जाके ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा हमने कहा है कि राजनीति अनुकूलता का है, और जो इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, तो उसमें निश्चित तौर से फिटेस्ट अभी जो पिछला 10 साल 15 साल से हम देख रहे हैं लगातार, उसमें निश्चित तौर से भाजपा इतना विचार करती है कि वो उनके प्रति जो निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है उसको वो पॉजिटिविटी में बदलने की क्षमता रखते हैं अपने लिए। जैसा आपने कहा कि ये जो शब्द है, चौकसी जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो शब्द है शक्ति, ये आपको लगता है कि कांग्रेस की शक्ति क्षरण का काम कर सकता है और भाजपा की शक्ति बढ़ा सकता है, शक्तिवर्धन का काम कर सकता है? और ये जो बात आई, एक बयान दिया राहुल गांधी ने, किस परिदृश्य में दिया वो बात अलहदा हो गई है, लेकिन अब उसको भुनाने की बात चल रही है। तो कांग्रेस इस तरह की रणनीति में या इस तरह की बौद्धिक क्षमता में कहीं पीछे है क्या भारतीय जनता पार्टी से? और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे है कि वो एक शब्द को पकड़ के पूरा कैंपेन शुरू कर देती है? सूरज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है कि वो एक शब्द को पकड़कर उनकी पूरी इतनी बखिया उधेड़ देते हैं कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी कौशल किशोर जी ने कहा, भाई चौकीदार वाली बात कही, जैसे इसी प्रकार से पनौती शब्द भी आया था बीच में। हाँ। तो पनौती की भी इतनी धज्जियां उड़ाई गई कि वो शब्द ही भूल गए, उन्होंने शब्द को से ही वो गायब कर दिया कि पनौती कोई शब्द होता है। हाँ। इसी प्रकार से लालू प्रसाद जी ने कहा कि परिवारवाद। हाँ। तो परिवारवाद को लेकर भाजपा ने तत्काल प्रभाव से जो उसका जवाब दिया कि मैं मोदी का परिवार, यानी पूरा भारत देश की पूरी भाजपा के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि मैं मोदी का परिवार। हाँ। तो इस मामले में तो ये कांग्रेस का मीडिया सेल हो, कांग्रेस का IT सेल हो, कोई भी हो, वो इस मामले में उनकी पकड़ नहीं रख सकते हैं। और जवाब देने में तो भाजपा के लोग बहुत मास्टरपीस हैं। हाँ। और इस बात में भी ये बात भी सही है कि कांग्रेस यदि दूध की धुली नहीं है तो भाजपा भी दूध की धुली नहीं है। लेकिन बात इस बात की है कि मौके पर चौका कौन लगाता है। बराबर सही है कि मौके पर चौका कौन लगाता है। और जैसा कि यही बात लेकर के उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि मौके पर चौका लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, एक छोटी सी लाइन मिली और उस लाइन को इतना बड़ा किया कि पूरे देश में, अब जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी कहा और सभी जानते हैं कि सनातन में शक्ति शब्द जो है आदि शक्ति से या देवी आराधना से जुड़ा हुआ, कि हम शक्ति के उपासक है, शक्ति की आराधना करते हैं। तो ये जो बात सामने आ रही है कि वो एक शब्द जहां पावर के लिए इस्तेमाल किया, शक्ति के लिए प्रयोग किया, उस एक शब्द को जैसे एक कहावत भी कहते हैं धजी का सांप बनाना, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है? नहीं, पर्टिकुलरली ये जो बयान है जी, इस बयान में जो है हमेशा से जैसा कहा जाता है कि गांधी परिवार जो है जी, वो अंग्रेजी में सोचता है और हिंदी में बोलने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी जो है उन्होंने पावर सोचा तो पावर कहने का था। हाँ। उनकी मंशा पावर की थी। हाँ। पर उन्होंने शक्ति कहा और ये शक्ति कहने से ही भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया, क्योंकि शक्ति, जैसा कि शर्मा जी भाई साहब ने बताया कि शक्ति जो है हमारे देश में जो है
पूजनीय एक देवता हैं और इसलिए जो है शक्ति के प्रति सबकी आस्था है और शक्ति के लिए हम कोई भी बात जो है सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन जहां तक बयानों की बात है मैं ये समझता हूं कि किसी भी नेता को जब बयान देना चाहिए तो ये सोच करके देना चाहिए कि वो नेता बहुत सारे लोगों को उसके पीछे जो खड़े होते हैं जिनका वो नेतृत्व करता है उनका प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ओर से वो बात कही जा रही है। तो किसी भी नेता के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जब कोई बयान देता है तो वो ये सोच कर दे कि मैं जो बोलूंगा उसके लिए जो है मेरे पीछे खड़े हुए सारे लोग जवाब दे रहेंगे और उनको जगह जगह जवाब देना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि जो चुनाव पर हो या देश की राजनीति पर हो वो कामों का असर होता है सबसे ज्यादा, वो बयानों का असर उतना ज्यादा नहीं होता, बयानों की चर्चा ज्यादा होती है। हाँ। पर जो वोट मिलते हैं या नेतृत्व हासिल होता है वो काम के दम पर होता है और निश्चित तौर पर जो पार्टी अच्छा काम करती है वो लोगों के दिलों में स्थान बनाती है, वो बयानों से ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं होता। लेकिन चूंकि चुनाव जो है ऐसा मौका होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। हाँ। अब इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। हाँ। आप बोलेंगे और दूसरे को बहुत ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम क्या कह रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है, उसका आशय क्या है, ताकि जो हमारे सामने है, प्रतिद्वंदी हमारे सामने, उसे क्या अवसर प्राप्त हो रहा है, इस बात का ध्यान बेहद रखा जाना चाहिए। अजय श्रीवास्तव जी, बात हो रही है बयान की, बात हो रही है बौद्धिक क्षमता की, बात हो रही है कैश करने की कि किसने क्या कहा, कैसे लपका, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इन तमाम चीजों के अलावा देश में और मुद्दे हैं जहां एक तो विपक्ष कहता है कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला अत्याचार का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों की बात तो विपक्ष कहता जरूर है कि ये मुद्दे हैं, इन पर बात होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस खुद इन मुद्दों पर बात नहीं करती है, विपक्षी दल खुद इन मुद्दों पर बात नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में वो मुद्दे जो युवाओं के मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो देश के मुद्दे हैं, वो जो देश की सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो जो देश की जनता के मुद्दे हैं, आपको नहीं लगता कि यदि इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, इससे हवा दी जाती है, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? देखिए सूरज जी, कांग्रेस के साथ में ये ट्रेजेडी हुई है कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो समाप्त हो गई है। कांग्रेस जो एक वक्त इतनी ताकतवर थी, उसमें आइडियोलॉजी जो विचार धारा की प्रधानता थी वो इतनी थी कि मतलब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कामराज योजना ये थी कि प्रधानमंत्री के लिए सारे मंत्री अपने इस्तीफे सौंप दें। तो वो वहां पे एक आइडियोलॉजी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री को मजबूत किया था। लेकिन एक दौर धीरे धीरे ऐसा आया कि जब इंदिरा जी यहाँ पर सत्तारूढ़ हुई तो उसमें यह कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब वो जो व्यक्ति प्रधान हुए और वो जो व्यक्ति उनकी डेथ के बाद में जो राजीव गांधी का आगमन हुआ, फिर राहुल गांधी का, फिर सोनिया गांधी का, तो उसमें जो विचारधारा है वो गायब हो गई। जबकि जो राजनीतिक दल जो होता है उसके लिए जो विचारधारा होती है वो रेल की पटरी होती है और उस रेल की पटरी के ऊपर ही मतलब वो चल सकती है। आज हम देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी के बिना जो बहुजन समाज पार्टी थी वो उसका समापन हो गया। आइडियोलॉजी के बिना आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो एक दो राज्यों में हुआ है वहां उसका सीमित हो गया। तो जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होती है वहां पे जो लोग होते हैं कि उन्होंने इंदिरा जी ने ही आइडियोलॉजी के जो विशेष लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले के कामराज को बाहर किया, फिर उन्होंने डीपी मिश्रा को बाहर किया, फिर उन्होंने जो एक संगठन जो कांग्रेस का जो रूप था, जो मोरारजी देसाई थे और जो जितने वो थे वो सारे लोगों को उन्होंने एक तरफ करके अपना एक व्यक्ति और एक वो महानता बनाई। आज उसके जो दुष्परिणाम है वो पूरा कांग्रेस भुगत रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उन्होंने ये मान लिया था कि हम इस परिवार के पीछे लगेंगे और इस परिवार की जो गुणगान करना है वही हमारा राजयोग है, वही हमारा सब कुछ है। अब जो उसमें जो लोगों ने मतलब दुनिया नहीं देखी, जो एक अपने चारों तरफ सुरक्षा के घेरे में घिरे रहे, अब उनसे वो ये आशा करें कि वो देश को दिशा दें। अरे वो स्वयं अपनी पार्टी को दिशा नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, वो देश जोड़ने निकले हैं। अब देश जोड़ने कौन लोगों के साथ में निकले हैं? उन्होंने कहा साहब कन्हैया कुमार के साथ निकले हैं। उन्होंने कहा किसके साथ निकले? तो उन्होंने कहा साहब डीके शिव कुमार के जो छोटे भाई हैं वो कह रहे हैं कि भारत के दो हिस्से कर दो, एक दक्षिण भारत अलग है और दूसरा अलग। मतलब तुम जो भारत जोड़ो, जो भारत न्याय यात्रा जो चला रहे हो, तो उसमें ही कोई सबब नहीं है। तुमने पूरा मतलब अपना छिन्न भिन्न कर रखा
रखा है, ऐसे लोगों की संगति तुमने कर रखी है कि जो तुम्हें डुबा रहे हैं। और आज कांग्रेस की यही हालत हो गई है कि उन आइडियोलॉजी की शून्यता के कारण जो कांग्रेस को दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो थिंक टैंक व्यक्ति कहे जाते हैं वो उनका पूरी तरह अभाव है, जो पार्टी को दिशा निर्देश देते हैं। केवल विचारों का नहीं, विचारधारा का भी अभाव है कांग्रेस में वर्तमान में। यदि हम बात करें पूरे देश में कांग्रेस को जो स्थिति है कि एक समय जहां सदन में या पूरे देश में और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब वो गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने वाले नाम बचे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बची है जिन राज्यों में। या फिर सदन में देखें विपक्ष की क्या स्थिति है, तो आज सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत सारी कवायदें हुई हैं। इन तमाम चीजों के बाद द्विवेदी जी, यहां हम बात करें वर्तमान लोकसभा चुनाव की। इस लोकसभा चुनाव में क्या वास्तव में वो हो रहा है जो जनता चाहती है, या फिर जनता कुछ और चाहती है और नेता कुछ और कर रहे हैं? जी सूरज जी, ये लोकसभा चुनाव सारे मुद्दे, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो जी, कोई ना तो बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना महंगाई की बात कर रहा है, ना जनता की क्या जरूरतें हैं। स्वास्थ्य सुविधा चरमरा रही हुई है, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो इन सब मुद्दों को कोई चर्चा नहीं कर रहे नेता, सिर्फ धर्म को आड़ लेके। कोई जैसे अभी बोले कि शक्ति जी, अब शक्ति जैसे उपाध्याय जी बोल रहे थे कि वो इंग्लिश में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं। हाँ। और भाजपा वाले उसको बुनाते हैं। हाँ। तो पावर की बात की है वो ईडी, सीबीआई, लोकायुक्त जी, लेकिन ये भाजपा वाले उसको बुना रहे हैं कि आदिशक्ति जी, देवी, हाँ, धर्म से जोड़ लिए। हाँ। तो ये कहीं न कहीं मोदी तो खैर टैलेंट है, मुद्दों को भुनाना जानते हैं। जैसे चौकीदार को भुनाए उन्होंने जी। इसी तरीके से गुजरात में चुनाव हुआ था तो बोले कि हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं जी, हम तो इस तरीके से मेरा बाप गरीब है उसको भुना लिए। इस तरीके से वो भुनाने में काफी आदी है। ठीक है। तो कांग्रेस को मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग इस समय ऐसा अभियान चलाए कि सारे बड़े बड़े नेता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। भाई वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ रहे हैं कि हम जो भी काला पीला किए हैं वो हम सुरक्षित बने रहे जी। तो इस तरीके से आज जरूरत है कि देश की जनता क्या चाह रही है। देश की जनता को महंगाई से छुटकारा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा मिले, उस पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ धर्म की बात करके और पूरे पब्लिक को बरगला रहे। धर्म की बात कही जा रही है, शक्ति की बात हुई तो शक्ति को आदिशक्ति से जोड़ लिया गया, शक्ति की उपासना से जोड़ लिया गया। लेकिन चौकसी जी, आपको नहीं लगता कि देश में इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देश में इस समय बात होना चाहिए कि यदि सुनक सरकार ने खालिस्तानी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, तो उस बात को भारत की जनता को जानना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थितियां पनप रही हैं उसमें उसकी चर्चा भारत में होना चाहिए, इसके बजाय जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा कि चर्चा हो रही है आदिशक्ति की, और जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि कांग्रेस इंग्लिश में सोचती है और हिंदी में बोलती है, तो ये चीजें लाजमी नहीं होना चाहिए चुनाव के परिदृश्य में? सूरज जी, आपकी बात सही है कि जैसे कि द्विवेदी जी ने कहा कि मुद्दे, तो बात यदि हम मुद्दों की करें तो किस मुद्दे पर कौन सी पार्टी बात कर रही है इसको तो ध्यान देना जरूरी है। यदि बात मुद्दे की करें, ठीक है, गरीबी बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप केवल उस मुद्दे को उछाल रहे हैं। यदि राहुल गांधी जी की बात करें तो गरीबी बेरोजगारी की बात तो कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में नहीं आती कि वो ऐसा कौन सा मुद्दा लेके चल रहे हैं। उनकी शब्दकोश में, उनकी शब्दावली में अडानी अंबानी के अलावा तीसरा नाम ही नहीं आता। वो भाषण यदि वो नगर निगम चुनाव को दे रहे हैं, भाषण विधानसभा चुनाव को दे रहे हैं, भाषण लोकसभा को चुनाव दे रहे हैं, वो उनका केवल अडानी अंबानी मतलब उनको फोबिया उनके दिमाग में इतनी बड़ी घुस गया है कि मुझसे निकल नहीं पा रहे हैं। अब बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों को लेकर आपके दो प्रकार के नजरिए हैं। आप एक मणिपुर की तो बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात नहीं करते, जिसको लेके इतना सारा बवाल हुआ, उस मुद्दे को आप उस पर आप चुप्पी साध लेते हो। आप मणिपुर के मुद्दे पे आप बात करते हो, तो आप मुद्दों की बात भी नहीं करना चाहते। और यदि आप मुद्दों की बात करना चाहते हो तो आप उसका सॉल्यूशन तो बताइए कि उसके गरीबी से निकलने का सॉल्यूशन क्या है, बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है। और आप इस बात से नहीं बच सकते कि 2014 के पहले तो आपका ही साम्राज्य था, आपकी द्वारा चलाई गई 70 साल आपने राज किया, तो आपने सॉल्यूशन क्या दिया?
हाँ। बात मुद्दे की है। हमारे कहना है कि जितने मुद्दे हैं सब मुद्दे पे बात होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पे बात होना चाहिए। हाँ। बात करने कोई बुरी बात नहीं है, और विपक्ष यदि बात करे तो विपक्ष उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तब बात समझ में आएगी। रहा सवाल चुनाव का, हाँ। तो चुनाव तो भाई साहब कोई भी होंगे, हाँ, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, या 10 पार्टियां हो, हाँ। सब पार्टी अपने अपने बात करेंगे, अपने बड़े बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे देंगे, निभाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन की बात तो होनी, बात सॉल्यूशन पे होना चाहिए। बात समस्या के नहीं समाधान की होना चाहिए। और एक बड़े विद्वान ने कहा है कि यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप खुद एक समस्या हैं। डॉक्टर शिव खेड़ा का यह जो बयान है काफी चर्चित रहा है कि हम समाधान का हिस्सा बने, ना कि समस्या का हिस्सा बने, और समस्या में ही समाधान के तथ्य छिपे होते हैं। जो बात कही गई, उपाध्याय जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि वास्तव में जिन समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, जिन बयानों की हम बात कर रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान भी तो देश में ही है, उन्हें कहीं बाहर से ढूंढ के नहीं लाना है। आज हम बात करें कि केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ है, तो फिर उन समस्याओं की जड़ खोजने के लिए क्या इच्छा शक्ति की कमी है? जबकि विचारधारा की बात हो रही तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वर्तमान में कांग्रेस की अपेक्षा कहीं ज्यादा सशक्त है। विचारधारा है, संसाधन है, समाधान का रास्ता है, फिर समाधान क्यों नहीं? नहीं, समाधान तो धीरे धीरे हर समस्या का कोशिश की जा रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे कश्मीर का एक बहुत बड़ी समस्या जो है, कश्मीर की हमारे देश के आगे थी, हमेशा से सालों से चलती चली आ रही थी, तो उसको कहीं ना कहीं आतंकवाद पर लगाम लगाने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम साबित हुई है। ये पूरा देश जान रहा है। और चुनाव में भी कहीं इस तरीके के मुद्दे ही या इससे जुड़े हुए मुद्दे यदि सामने रखे जाएंगे, खुद भारतीय जनता पार्टी को उसके थैले से ऐसे मुद्दे निकाल के लाना चाहिए जो उसकी सफलताओं को दर्शाते हैं, ना कि दूसरे की को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने थैले में से सॉल्यूशंस क्या निकाल सकती है देश की समस्याओं का, वो लोगों के सामने रखे। जब तक, मैं चौकसे जी की इस बात से सहमत हूं, जब तक वो सॉल्यूशन सामने नहीं रखेंगे समस्याओं का, तब तक उनकी योग्यता साबित नहीं होती। वो नेतृत्व करते हैं, ये बात जो है लोगों के दिलों में हजम तभी होगी जब वो किसी समस्याओं का समाधान सामने रखने की कोशिश करेंगे। बराबर, समस्याओं का समाधान सामने रखने की कोशिश करेंगे तो समस्याओं का हल अपने आप निकलेगा। रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या वर्तमान में राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा है, या फिर कुछ और मुद्दे भी है जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आ रही है? देखिए, मोटे तौर पर ये ठीक है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा तो है, और इसमें कोई शक नहीं कि जितने सैकड़ों हजारों वर्षों से एक खास विचार को जिस तरीके से दबाया गया, एक खास पंथ को जिस तरीके से दबाया गया, और आज भी जितने आक्षेप हो रहे हैं वो उसी पंथ पर हो रहे हैं, दूसरे पंथ पर नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में वो मुद्दा भी है, और संस्कृति और राष्ट्र जिसके लिए जो बलिदान जो लोग हुए हैं, मोटे तौर पर वो राम मंदिर पर लगातार 500 वर्षों तक चला है, और वो लगातार मुद्दा है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, शक्ति पर जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। आपने अगर देखा होगा तो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इसके अलावा देवी जी के जहाँ बड़े मंदिर हैं उसको शक्ति केंद्री कहा गया। तो स्वाभाविक रूप से शक्ति जो है वो देवी के लिए आता है। कल्याण ने एक अंक निकाला है, शक्ति अंक, शक्ति अंक है उनका पूरा, उसमें देवी जी पर सारी की सारी चीजें उसमें है। तो कहीं ना कहीं फिर इसके अलावा एक बात और है जो चौकसे जी ने कही, आदमी एक गड्ढे में गिरता है, दूसरी बार गिर गया, तीसरी बार गिर गया, वो व्यक्ति के अगर उसको अकलमंद कहेंगे कि बार बार उसी गड्ढे में गिरता है। एक वक्त आप चौकीदार में फंसे, एक तरफ आप चाय वाले में फंसे, एक तरफ आप पनौती में फंसे, परिवार में फंसे, फिर आपको ऐसे शब्द को उपयोग करना, उसी तरीके से ओंधे में गिरना। तो कुल मिलाकर के इन चीजों पर भी हमको विचार करना, राष्ट्र संस्कृति ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। दूसरी सारी की सारी चीजें बाद की होती हैं। ये जो महीना अभी चल रहा है, ये मार्च का महीना, आप कल्पना कर सकते हैं इस मार्च के महीने में कत्लेआम हुआ है दिल्ली के अंदर नादिर शाह का। तो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने संस्कृति और राष्ट्र के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। तो मोटे तौर पर राष्ट्र, संस्कृति और धर्म की भी बात होनी ही चाहिए। संस्कृति की बात हो, राष्ट्र धर्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो, देशभक्ति की बात हो, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, इन तमाम बातों के बीच में जो बात अभी शर्मा जी ने कही कि कितने बार एक ही गड्ढे में गिरेंगे, पहले चौकीदार कहा तो एक कैंपेन चल गया, लालू यादव ने कहा कि इनका तो परिवार नहीं है तो मोदी का पूरा परिवार देश है, देश मेरा परिवार, एक कैंपेन चल गया, अब ये शक्ति की बात आ गई, उसके पहले चाय वाले की बात थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस खुद
ऐसे मौके देती है, या कांग्रेस, जैसा कि अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि विचारधारा की कमी है या वो थिंक टैंक की कमी हो गई कांग्रेस के पास, तो अब उनको इस दिशा में काम करना चाहिए? हम सलाह दे सकते हैं, वो करे ना करे अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस के पास इस तरह की चीजों की कमी है कि वो मुद्दे छोड़ करके वो मुद्दे बीजेपी को दे देती है या अपने प्रतिद्वंदी को दे देती है जो उनके खुद के लिए कह सकते हैं कि घातक हो सकते हैं? देखिए सूरज जी, वो राजा बहुत घातक होता है जो किसी सलाह को मानता नहीं है या उस समझता है वो कि उसे किसी सलाह की जरूरत नहीं है जी। कांग्रेस में जो वर्तमान परिदृश्य है वो कुछ इसी तरह का बन गया है। राहुल गांधी ने अभी इतने समय जो राहुल गांधी की जो राजनीतिक यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा वास्तव में एक उस समृद्ध परिवार के उत्तराधिकार की यात्रा है जिसमें कि संचय धन का कितना भी खर्च किया जाए तब भी बहुत कुछ अभी आपके पास शेष है जी। तो अभी जितनी बार भी जो सांसद बने हैं राहुल गांधी, अब एक बार अमेठी से हार गए तो फिर केरल की तरफ कूच कर गए हैं, तो अब केरल से अगर हारेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। तो वास्तव में जो एक कांग्रेस जैसी समृद्ध राजनीतिक पार्टी, सब एक बहुत जिसने देश को आजाद कराया, जिसका नाम नहीं बदला गया, अगर नाम बदल जाता तो निश्चित तौर से किसी दूसरे नाम से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती जी। तो उस भारत के लिए बहुत बहुमूल्य पार्टी जो थी उसके मुखिया के नाते राहुल गांधी की जो भारत देश की जो समझ होनी चाहिए वो समझ नहीं है, और अभी उन्होंने उसी को समझने के लिए दो यात्राएं की हैं, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, जो भी की है। निश्चित तौर से इसमें उन्होंने कुछ चेहरे देखे होंगे कि कुछ कैसे, कितनी गरीबी है, कितने बेरोजगारी है, कितना क्या है, थोड़ा सा नजदीक से देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय धर्म संस्कृति को समझने में अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसीलिए जो उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं उस तरह से भटक जाते हैं। एक कभी उनके कुछ ऐसे वीडियो वायरल्स होते हैं कि भारत माता क्यों है। अब इस ऐसे बयानों को कौन समझाए, तो कैसे समझाए, ये बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उस पार्टी के मुखिया हैं जहां उनसे बड़े बड़े लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं होती, जो उनसे वास्तव में जो इंदिरा गांधी के समय से साथ में है, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को काम करते हुए देखा है, ऐसे राजनेता जैसे कमलनाथ हैं तो उनको वो कमल करके बुलाते हैं। अगर भारतीय संस्कृति में आप किसी भी राज परिवार के बच्चे के पास भी चले जाएं जो भारत का हो और राज परिवार का हो, वो अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर से वो उससे काका, दादा, भैया कुछ तो संबोधन करेगा। और अगर आप मंच पे बैठ के कमल और दिग्विजय ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप उससे उनकी समझ सकते हैं कि भारत की राष्ट्र की समझ उनके पास कितनी है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से अगर इनसे कोई अपेक्षा की जाती है तो वो अपेक्षा तब तक निराधार है जब तक कि वो पूरी तरह से भारत को समझ नहीं सकते हैं, और तब तक वो ये भी नहीं समझ सकते हैं कि राजनीति में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या क्या स्थितियां चल रही हैं, अपराध, और वो सब अपनी जगह है, और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र का धर्म और राष्ट्र की विचारधारा एक बराबर के पल्ले पे तोले जा सकते हैं दोनों को। और जब तक वो दोनों को बराबर दृष्टि से देखने की समझ उनमें विकसित नहीं होगी तब तक वो निश्चित तौर से इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से घिरे रहेंगे, और निश्चित तौर से सत्ता जो शक्ति पावर का जिसका उपयोग किया गया, जिस पावर के लिए राजनीतिक दल जो है पूरा कसरत करते हैं, पूरे 5 साल मेहनत करते हैं, वो चुनाव के समय हर तरह से प्रलोभन दें या कैसे भी दें या अपनी सच्चाई के द्वारा दिल जीतने की कोशिश करें मतदाताओं का, सारी एक्सरसाइज करते हैं, तब तक वो राहुल गांधी की समझ में नहीं आएगा कि उन्हें किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए जो सही दिशा में उन्हें लोगों को भला करने के लिए शक्ति के केंद्र तक पहुंचा सके, शक्ति की सीट तक पहुंचा सके। शक्ति के शीर्ष तक पहुंचने के लिए जिस समझ की और जिस परिपक्वता की आवश्यकता है उसकी कमी राहुल गांधी में है, और इसी का खामियाजा वो हमेशा भुगतते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह के अवसर प्रदान करते हैं। अजय श्रीवास्तव जी, वास्तव में ये जो तमाम चीजें हैं कि राजीव गांधी में जो सोच थी, राजीव गांधी जिस तरह से राजनीति करते थे, राजीव गांधी ने जिस तरह से देश को दशा और दिशा प्रदान की है, वो चीज विरासत में राहुल गांधी को नहीं मिल पाई है। उन्हें विरासत में केवल कांग्रेस की गद्दी मिली है, और वो संस्कार भी नहीं मिल पाए जिनकी उनको वास्तव में इस देश के लिए आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दल जो है, कांग्रेस का जो विपक्षी दल है, सत्ताधारी दल जो है, वो जो संगठन, उनके लिए सुनहरा मौका है कि आज हम बात कर रहे हैं कि
देश में लगातार जिस तरह से माहौल बन रहा है, आज यदि जिस विश्वास के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या ये उसी का परिणाम है कि वो इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं? देखिए सूरज जी, इस समय जो 400 पार का उन्होंने दिया है जी, उसमें 4 बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख है जी, और उन बातों से कोई भी व्यक्ति चाहे कांग्रेस हो या कोई हो उससे इनकार नहीं कर सकता। उनकी पहली बात जो है उनके पक्ष में जो जाती है वो है कट्टर हिंदुत्व। दूसरी बात जो जाती है जिसको युवाओं को जिस बात ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया है वो है ग्लोबल इमेज। तो ग्लोबल इमेज है, उन्होंने कहा साहब विश्व गुरु है और दुनिया में कहीं भी भारत का कोई एक व्यक्ति फंस जाता है तो विमान बेच के उसको सुरक्षित बुला लेते हैं। तो ये एक ग्लोबल इमेज है। यदि वो अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कहीं भी जो एक सारा समुदाय है, भारतीय समुदाय एक अपने नेता को देखने के लिए उमड़ता है, ये मेरे ख्याल से विश्व की ये पहली घटना है। तो ये दूसरी चीज तो यह है जो ग्लोबल इमेज है। और तीसरी बात जो है वो है डायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट जो है, चाहे वो जितनी भी लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, लाडली बहना हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, जितने भी हो, या 5 किलो राशन हो, 80 करोड़ लोगों को इतने टाइम से मिल रहा है, कोरोना की वैक्सीन हो, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो व्यक्ति को एक तरह से एक ऋणी बना देता है। तो जो व्यक्ति है वो ऋणी है। और जो तीसरी बात है वो चौथी बात है वो है मतलब खासतौर पे एक मजबूत संगठन और मजबूत आर्थिक स्थिति। तो ये जो 4 बातें हैं ये उनका कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। तो जो 400 पार की बात है ये पूर्णतः सत्य। जहां तक ये बात आ जाती है कि कांग्रेस में हुआ क्या है कि उन्होंने 2 बातों से लड़े जो कांग्रेस की नींव थे। वो पहले लड़े जो महात्मा गांधी ने जो दिया था, उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो जो रघुपति के राघव थे, राम थे, उनके लिए उन्होंने शंका खड़ी की वो तो काल्पनिक थे। और दूसरा था उनका सत्य था। तो सत्य के पीछे वो लड़े उन्होंने एक वोट बैंक के पीछे, मुस्लिम वोट बैंक के पीछे उन्होंने कहा कि नहीं, बाबरी मस्जिद, बाबर सही था और ये जो ढांचा था वो सही था, वहां मस्जिद रहनी थी। यदि वो ये कहते हैं कि वहां पर तो हिंदुओं का धरोहर है, वहां पर हिंदुओं की आस्था है, उस केंद्र से हम समझौता नहीं कर सकते, हम उस सत्य पे अटल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के कभी 50 या 60 से ज्यादा सांसद नहीं आते। और जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली वो आज कांग्रेस की मजबूती होती। लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले राम को छोड़ा, जो उनकी आजादी का मूल मंत्र था, जो उनके पार्टी को जिसने मजबूत किया था वो रघुपति राघव राजा राम था, जिससे कि एक प्रभात फेरी निकली और जो लोगों को एकत्रित किया। दूसरा जो था वो सत्य था। सत्य के प्रति महात्मा गांधी ने अपनी किताब भी लिखी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारा ट्रुथ है, ये सारी चीज है। उन्होंने सत्य के लिए जीवन जिया। राजा हरिश्चंद्र के नाटक से उनका जीवन का सत्य शुरू हुआ था। उस सत्य को छोड़ दिया। तुम सत्य से क्यों दूर हुए? जब सत्य से दूर हुए तो हिंदुस्तान की जनता की नजरों में वो गिरे और नजरों में गिरते गए और आज तक वो गिरते ही जा रहे हैं। उन्होंने एक परिवार को पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं परिवार ही सही है, तो उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा को छोड़ दिया, जो विचारधारा को तहस नहस कर दिया। और उस विचारधारा को तहस नहस करने का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में। कांग्रेस की ये जो स्थिति है कि जिस स्थिति को लेकर के, जिन बातों को लेकर कांग्रेस को चलना चाहिए, उन बातों पर कांग्रेस नहीं चल पाई है, बल्कि अवसर प्रदान किए हैं। द्विवेदी जी, ये जो तमाम चर्चा हुई, हमारी परिचर्चा हुई, इसमें एक बात निकल के सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त इस कारण हुई क्योंकि कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी सशक्त हुई। देश की जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इस पायदान पर है। ये आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण भाजपा मजबूती पाई है। क्योंकि जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, जो 4 बातें उन्होंने गिनाई, ये तो सत्य है कि ग्लोबल इमेज तो बनी, राम मंदिर बना, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस राम मंदिर को ठुकराया, राम मंदिर में आज तक दर्शन करने नहीं गए, कहीं न कहीं ये मान के चल रहे हैं कि राम सिर्फ भाजपा के हैं। तो ये सारे कांग्रेस की नाकामी का कहीं न कहीं पहलू है। और कांग्रेस जो है अपने विचारों से ही आज ये दुर्दशा को झेल रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व जो है वो सही नहीं है, उनकी समझ सही नहीं है, उनके विचार जो है भारत के लोगों तक जानते नहीं है जमीनी की क्या उनकी जरूरत है। तो अभी राहुल गांधी को समझने की जरूरत है
और शीर्ष नेतृत्व तो अभी कांग्रेस में कोई है नहीं, तो इसलिए ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले टाइम में ये जैसे भाजपा का था कि कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ, तो ऐसा लगता है कि वो सार्थक होगा। तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है। अब कांग्रेस युक्त है, लेकिन अब विचारों की लड़ाई है जी, कहीं ना कहीं विचारों से आ रहे हैं लोग जी। तो ये विचारों से आ रहे हैं। एक बात कौशल किशोर चतुर्वेदी जी आपके पास यही बात लेके आऊंगा, जो आपने कहा कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना की उन्होंने बात कही। यहाँ एक बात हुई कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहे हैं और वो ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए, इस कारण से वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा राम के प्रति है, उनकी आस्था राम के प्रति है। इसलिए आपको लगता है कि सिर्फ यही एक कारण हो सकता है कुछ कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का? देखिए, राम मंदिर का विरोध किया अगर ये कारण होता, राम की विचारधारा होती जी, तो कांग्रेस के नेताओं को आज से 25 साल पहले जो है भाजपा में आ जाना चाहिए था। हाँ। आडवाणी ने जिस दिन रथ यात्रा निकाली थी जी, उस दिन ही कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की तरफ कूच करना शुरू कर देना चाहिए था। हाँ। अब तो जब मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके बाद अब जो पलायन हो रहा है कांग्रेस नेताओं का, जिससे खुद भाजपा का मूल कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं दुखी है कि अब हमारा अस्तित्व बचेगा हाँ, या नहीं बचेगा। वो कलदार सिक्के की बात होने लगी है, कलदार सिक्के की बात भी होने लगी है कि कौन चवन्नी है कौन अठन्नी है। और अगर ऐसे चवन्नी अठन्नी में देखा जाए तो बहुत सारे रुपए और हजारों के नोट भी निकल गए हैं। तो ये तो ठीक है, ये जो बचे हैं वो कब तक अपने आप को कलदार मान रहे हैं, हाँ, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से जो जाने वाले नेता हैं, जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को जो है उसमें अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि लोगों पे जिस शक्ति की बात हुई है, उन शक्तियों का दबाव जो है उसके चलते लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए भाजपा की तरफ जाने को बेबस हैं, मजबूर हैं जी। तो अब अगर राजनीति में इस बात पे जो चर्चा की जाए कि क्या वास्तव में राम की विचारधारा को लेके जा रहे हैं, हाँ, तो निश्चित तौर से राजनीति में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कौन किस उद्देश्य से जा रहा है ये तो वो नेता खुद ही जानते हैं। और राजनीति में जो भी होता है वो निश्चित तौर से अपने अपने निहित स्वार्थों के लिए होता है। राजनीति कोई परमार्थ का घर नहीं है, हाँ, परमार्थ का मंदिर नहीं है। जब सत्ता चलती है तो सत्ता के साथ बहुत सारे दोष आते हैं, ये सब स्वीकार करते हैं। बराबर। सत्ता के साथ जो है साम दाम दंड भेद की नीति भी लोग अपनाना पड़ती है, ये भी लोग स्वीकार करते हैं। और जिस तरह से अगर बहुत सारे मुद्दों पर अपन सीधा सीधा आक्षेप नहीं करना चाहते किसी को, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं जिसमें हर दल कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई देता है और हर सत्ताधारी दल, सत्ताधारी चेहरा कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसमें भी जो ज्यादा अच्छा करने की स्थिति में है, जो मतदाताओं का ज्यादा भरोसा जीतने की स्थिति में है, जो देश के नागरिकों का ज्यादा विश्वसनीय बन सकता है, उनमें जो है अभी भाजपा आगे है और इसी का प्रतिफल भाजपा को मिल रहा है सत्ता के रूप में। इसी का प्रतिफल क्योंकि जनता में विश्वास ज्यादा जमा पाए, जनता में ज्यादा पकड़ बना पाए, जनता के मुद्दों पर, जनता के हृदय पर अपनी छाप छोड़ पाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में सशक्त स्थिति में है। भले ही कांग्रेस ने मौके दिए हों कुछ ऐसे बयानबाजी करके, कुछ ऐसे बयान दे करके कि जिन बयानों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, या उन बयानों को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कटघरे में खड़े नजर आए। लेकिन वहां स्थिति ये बनती है कि जब ये तमाम स्थितियां हैं, हम बयानों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुद्दों की, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे राजनीतिक दल की विचारधारा की, हम बात कर रहे हैं उसके सशक्तिकरण की, हम बात कर रहे हैं कि कौन सा दल कितना सशक्त हो जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में, इन तमाम मुद्दों के बीच में, इन तमाम चर्चा के बिंदुओं के बीच में एक बात कहीं ना कहीं शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, आ जाती है कि वास्तव में क्या देश यही चाहता है? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व जब लोग आम चुनाव होते हैं, पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न होता है। इसके बावजूद क्या हमारे देश का लोकतंत्र जब गढ़ा गया, जब देश का लोकतंत्र मढ़ा गया, यही परिकल्पना थी कि किसी ने कहा कि शक्ति और मुखौटा तो उसे आदि शक्ति से जोड़ दिया जाए, किसी ने कह दिया कि चौकीदार तो उन्होंने कहा मैं भी चौकीदार, किसी ने कह दिया कि परिवार नहीं तो उनका देश मेरा परिवार, किसी दिन कह दिया कि चाय वाला, बोले हाँ मैं चाय वाला। क्या यही हमारे लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या यही हमारे उस लोकतंत्र के फ्रेम की तस्वीर है? मोटे तौर पर सूरज जी दो बात होती है।
भारत में जब लोकतंत्र की नींव रखी गई 1947 में, जी तो जिन लोगों ने भी लोकतंत्र की नींव रखी उनमें से किसी का भी बहुत क्लियर कंसेप्ट नहीं था। अगर आप संविधान सभा में जो चर्चा हुई है, जो जी। बहस हुई है, जी। उसमें अगर आप देख लेंगे तो कितने सारे द्वंद्व रहे हैं उसमें, और उस द्वंद्व के बाद बहुमत के बावजूद भी कितनी चीजें उसमें आई नहीं है। और अगर लोकतंत्र के लिए वो क्लियर होते तो 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्र भारत घोषित करते, जैसा कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को किया। जी, जी। हमारे यहाँ उन्होंने ब्रिटिश इंडिया नाम दिया, जी। और जो अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था उसको उन्होंने पहला अपना वो बनाया, गवर्नर बनाया जी, उन्होंने। जी। तो कुल मिलाकर के उनका एक अपने आप में भ्रम था। ये भ्रम सरदार पटेल और नेहरू जी के पत्राचार में भी हमको दिखता है। कौन सही था कौन गलत था ये अपने अपने ढंग से लोग डिस्कस करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक द्वंद्व रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजनीति कितनी हावी है, कितने हैं वो सारे द्वंद्व को छोड़ करके आप केवल राजनीति की बात करते हैं। अगर आप संविधान सभा की डिबेट पढ़ लेंगे, उसमें जाति को लेकर के कोई भी संविधान सभा का सदस्य समर्थक नहीं था। अंबेडकर जी ने कहा जाति तोड़ो। अगर हम उस पहली पीढ़ी के नेताओं की बात करें, लोहिया जी जाति के विरुद्ध थे, गांधी जी जाति के विरुद्ध थे, नेहरू जी जाति के विरुद्ध थे, जातिगत जनगणना के इंदिरा जी विरुद्ध थी। उसके बावजूद भी आप देखिए जो लोहिया जी ने जाति तोड़ने की बात कही, उनके अनुयायी वो बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में जाति की बात कर रहे हैं। इंदिरा जी और नेहरू जी ने बात कही, उनके अनुयायी राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र में कहीं ना कहीं राजनेताओं में राष्ट्र केंद्र में नहीं रह गया, राष्ट्रनीति केंद्र में नहीं रह गई, राजनीति केंद्र में रह गई है, सत्ता केंद्र में रह गई है। इस समय पूरे देश में कुछ भी हो, एक जो सांस्कृतिक राष्ट्रभाव का जो वातावरण बन गया है, जो कहीं ना कहीं एकत्व हुआ है, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको हम जाति से तोड़ सकते हैं। तो जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि जाति के आधार पर डिवाइड एंड रूल उनकी घोषित नीति थी, उस आधार पर उन्होंने समाज को तोड़ा। अगर इनको वाकई जाति पर जोर थी, तो मैं कई बार कहता हूँ, टीवी के डिबेट में भी मैंने कहा है, आप क्यों नहीं करते कि कितने रोमन है और कितने कैथोलिक है, उनकी जनगणना आप अलग क्यों नहीं करेंगे? कितने सिद्दीकी हैं, कितने कुरैशी हैं, कितने रोहिंगा हैं, कितने सिया हैं, कितने सुन्नी हैं, इसकी आप क्यों नहीं करेंगे? केवल इसी के पीछे पड़े रहेंगे कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने यादव हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो अंग्रेज बीज छोड़ गए थे, कहीं ना कहीं वो दासत्व का बोध लोगों की आत्मा तक पहुंच गया है। ये शरीर से मन पर जाता है, मन से बुद्धि पर जाता है, बुद्धि से आत्मा पर जाता है। तो ये दासत्व का बोध हो गया। तो लोकतंत्र के लिए उसकी अपनी मान्यता क्या है, लोकतंत्र की मान्यता क्या है, लोकतंत्र के कौन से प्रतिनिधि होनी चाहिए, लोकतंत्र की कौन सी बात होनी चाहिए। आज अगर पूरे संसार में बात हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं, कई बार राष्ट्र के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा राजनीति में जरूरत है। राष्ट्र के बारे में नहीं सोचने, एक बड़ा खतरा मैं आपको देख मतलब मुझे लगता है कि ईश्वर करे कि मेरी ये आशंकाएं गलत निकले। देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है, और देश के अंदर कचरा बाहर से आ रहा है। हम में से जितने लोग खड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें से किसी का रिश्तेदार को या लंदन में ना बस गया हो, कोई अमेरिका में ना बस गया। सारे प्रतिभाशाली बच्चे बाहर जा रहे हैं। घुस कौन रहे हैं? रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, श्रीलंका से लोग आ रहे हैं। ये सारे के सारे देश जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। तो भुखमरे देशों से लोग यहाँ पर भारत में बसते चले जा रहे हैं, प्रतिभा जाती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो राजनीति को पीछे करना होगा, राजनीति को ऊपर करना होगा। वो जो बात कही थी मोदी जी ने कि ग्लोबल पर हम वोकल हों, उसको फिर लोकल पर वोकल हों, वोकल को ग्लोबल करें। कहीं ना कहीं हमको वहां पर आना चाहिए, क्लस्टर बनाना चाहिए। जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही, गांव आत्मनिर्भर हो, फिर जिला आत्मनिर्भर हो, समाज आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तब भारत राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा और राष्ट्र जो है बहुत अच्छे स्वरूप में निकलेगा। इसके लिए सरकार, समाज और राजनीति तीनों को मिलकर के काम करना होगा। एक अच्छी बात कही शर्मा जी आपने कि इस समय जो है राष्ट्रनीति की आवश्यकता है राजनीति की अपेक्षा। वहां दूसरी तरफ एक बात यदि हम बात करें कि एक जो बात सामने आई थी, उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा सवाल लेकर के कि आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, बात है कि इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया शर्मा जी ने कि उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। वही इंदिरा गांधी जो इन्होंने नारा दिया था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वही कांग्रेस बात कर रही है जातिगत जनगणना की, वही कांग्रेस बात कर रही है कि जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी को पता चलेगा कितने हैं और कितने प्रतिशत हैं, आरक्षण का क्या प्रतिशत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतर वो बात हो रही है कि हम जनगणना होगी तो हम बढ़ा सकते हैं आरक्षण का प्रतिशत भी। तो आपको लगता है कि ये जो विचारधारा का परिवर्तन आया कि वो कांग्रेस जो कहती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वही कांग्रेस अब जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है? बिल्कुल सही बात है। विचारधारा का मुझे तो लगता है कि परिवर्तन नहीं आया, विचारहीनता आ गई है जी। सही बात तो ये है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वह भी सामूहिक
प्रयासों से हुआ था जी। और सामूहिक नेतृत्व था उसके साथ हाँ। में। खुद कांग्रेस का हमेशा सामूहिक नेतृत्व रहा। जब देश के पहले प्रधानमंत्री की बनने की बात हुई तो 4 से 10 नाम सामने थे, कम से कम 2-3 नाम तो सामने थे। बराबर। इसका मतलब वो लोग जो है प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते थे। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के दिनों में थी तो अटल जी, अडवाणी जी सहित कम से कम 4-6 ऐसे नेता थे जी। जो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते थे और लोग उनका नाम लेते थे बराबर। कि शायद ये प्रधानमंत्री हाँ। होंगे, शायद ये प्रधानमंत्री अडवाणी तो होंगे। पीएम इन वेटिंग भी रहे हैं कई वक्त, लंबे समय अडवाणी तक। बिल्कुल रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी में अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए जी। नेतृत्व में कोई और कितने नाम चर्चित है, इस पर यदि विचार कर लिया जाए हाँ। तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वही सामूहिक नेतृत्व को लेकर के चल रही है। हाँ। और कांग्रेस में जिस तरीके से परिवारवाद हावी है हाँ। या व्यक्तिवाद हावी है, हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं पीछे है क्या? इस तरीके की बातों का विचार करना चाहिए और कांग्रेस को इस तरीके के कुछ मुद्दे पकड़ना चाहिए। हाँ। जो मुद्दे देश की राजनीति की दिशा को बदल सके, लोगों की सोच पर प्रभाव डाल सके। चूंकि समय की सीमा है, चौकसी जी बहुत कम शब्दों में आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो बात उपाध्याय जी ने कही कि यहाँ हम पहले बात करते थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नारे होते थे, बातें होती थी कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही योजना है। आज बात होती है मोदी सरकार की यही योजना है, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने वो किया। अब भाजपा सरकार की बात नहीं होती, केंद्र सरकार की बात नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो बात उपाध्याय जी ने कही कि परिवारवाद की बात, कि परिवारवाद हो रहा है, परिवारवाद हावी है, या फिर ये तमाम चीजें कि वहां अब एक व्यक्तिवाद वहां पर भी हावी, क्या इस पर भी चर्चा लाजमी है? देखिए सूरज जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा को गोड़ करके बात नहीं की जा रही है। भाजपा तो परिदृश्य में है और वो मुख्य आधार है भाजपा। मोदी जी, चूंकि मोदी जी को इसलिए फ्रंट में सामने करे, मोदी जी के नाम इसलिए कैश किया जा रहा है, मोदी जी के नाम पर गारंटी इसलिए दी जा रही है कि चूंकि चुनाव है। हाँ। इस चुनाव के बाद ये परिदृश्य बदल जाएगा। भाजपा तो यथाशक्ति जहाँ थी वहाँ अपनी जगह याद रहेगी। और मैं रमेश शर्मा जी की बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि जाति जनगणना में सिर्फ हिंदुओं को केंद्रित न किया जाए। हाँ। उसमें ईसाइयों को, मुसलमानों की जातियों को भी शामिल करके उस पर आप गणना किए। और हमारी जो राष्ट्र नीति है वो राष्ट्रनीति लागू होना चाहिए। राष्ट्रनीति लागू होना चाहिए। द्विवेदी जी, आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जहां से हमने चर्चा प्रारंभ की कि बयानों की बाजीगरी है, बयान इस तरह से सामने आ रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात हमने कही और बात वहां परिवारवाद की आ गई, बात आ गई कि पिछले चुनाव में क्या कुछ रहा है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है कि वो 400 पार का नारा, उस पर कांग्रेस कह रही है कि ये ईवीएम, क्योंकि वो जो शक्ति की बात कही थी उन्होंने ईवीएम की बात कही थी, राहुल गांधी ने वो ईडी की बात कही थी, उन्होंने बात कही थी सीबीआई की। तो अभी से कांग्रेस जो कह रही है ईवीएम को ठीकरा फोड़ने जा रही है कि ईवीएम के माध्यम से ये 400 पार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में हार की हताशा है, प्रत्याशा है, जिस कारण से अभी से वो एक मार्ग खोज रहे हैं? कांग्रेस अभी से अपना एक नया विचारधारा या फिर एक नया काट लेके चल रही है? सूरज जी, जनता का जो उत्साह होना चाहिए चुनाव के प्रति जी, अभी कुछ दिनों से, अभी जैसे विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ईवीएम को दोषी माना गया। हाँ। कि ईवीएम के दम पे जी, और कहीं न कहीं ये भी बातें आई कि जो कैंडिडेट के पक्ष में लोग नहीं थे, वहां परिवर्तन की लहर चल रही थी। हाँ। वो कैंडिडेट भी 20 से 25 हजार वोटों से चुनाव जीत गया। हाँ। तो कहीं न कहीं लोगों में ये अभी से धारणा हो गई है कि मोदी जी है तो ईवीएम में जरूर कुछ न कुछ कर लेंगे। हाँ। और ईवीएम वो 400 पार का नारा उनका सही हो जाएगा जी। और जनता अभी बिल्कुल चुपचाप बैठी है कि ईवीएम है तो मोदी है, मोदी हैं, ईवीएम है और इन तमाम चीजों की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। चूंकि समय हो चुका है, अजय श्रीवास्तव जी, अंतिम प्रतिक्रिया 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा कि इस पूरी परिचर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा कि जो मैंने 4 बातें बताई थी जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इन्होंने जो है कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका में रहती तो आज शायद भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में रहती। हाँ। वो सत्ता में कैसे आए, जिस प्रकार वो इंडिया गठबंधन में भानुमति का कुनबा लेकर आए हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा की तबाही है और कई विचारधाराओं की खिचड़ी है। तो इसके कारण जो कांग्रेस है उसका ग्राफ नीचे आएगा, ऊंचे नहीं उठेगा।
और बस ये कहेंगे कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, वो इस कोशिश में रहे हमेशा कि वो सत्ता में कैसे आए, सरकार को घेरने की बजाय वो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे कि हमें सत्ता पर काबिज होना है, इस प्रक्रिया पर इस दिशा में चलते रहे। और यही कारण है कि कांग्रेस में विचारों की कमी, विचारधारा की कमी है कि आज सत्ताधारी दल को या कांग्रेस के प्रतिद्वंदी दलों को मौका मिल जाता है, यदि वो शक्ति की बात करते हैं तो आदिशक्ति और शक्ति उपासना, शक्ति प्रदर्शन की बात होने लगती है। और फिर यहां यह बात आ जाती है कि क्या वास्तव में कांग्रेस खुद ऐसे मौके देती है? जो बात आई कि जैसा कि कांग्रेस अंग्रेजी में सोचती है और हिंदी में कहती है, ये कांग्रेस की कमी है या फिर भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है राहुल गांधी को? इस कारण से वो ऐसे बयान दे जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बयानों को लेकर के देश की जनता में एक नए तरह के कैंपेन शुरू कर देते हैं और उसके बाद में वो लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाती है। क्या ये इस अभी शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षण की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है? और जो बात हुई तमाम परिचर्चा के बीच में कि राजनीति नहीं राष्ट्रनीति सर्वोपरि होना चाहिए, क्या इस दिशा में कभी भारत की जनता, भारत के राजनीतिक दल विचार करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर देखना होगा। और इस चुनाव में क्या कुछ सामने आता है, सब कुछ लेकर के देश न्यूज आपके साथ बना रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आदित्य उपाध्याय जी, रामानंद द्विवेदी जी, रमेश शर्मा जी, चौकसे जी, श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे एक मुद्दे को लेकर के आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।